हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पे एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ जुड़े हुए होते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है? आपका सही उत्तर है उसमें श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जहाँ पे एक शब्द के अंदर एक शब्द के ऊपर बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं उसमें सदैव श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से अलंकार जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो चलिए अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था? तो मन्नू भंडारी इनको व्यास सम्मान से किस वर्ष पुरस्कृत किया गया है? आपका आंसर होगा इनको व्यास सम्मान दिया गया है आपका 2008 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अविकारी जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं? आपका आंसर है अविकारी शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से 2 प्रकार के शब्द कहे जा सकते हैं। एक होता है आपका विकारी शब्द, एक होता है आपका अविकारी शब्द। तो सभी जो अव्यय होते हैं सभी अव्यय हमेशा क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय होते हैं 4 प्रकार के और सभी अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इसलिए अविकारी जो शब्द है वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? तो महामानव बुद्ध ये एक प्रकार की क्या है? जीवनी है। और ये जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा कि ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई जीवनी है। कौन सी? महामानव बुद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्त छंदों का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है? तो मुक्त छंदों का प्रवर्तक के रूप में हम किस कवि को जानते हैं? आपका आंसर होगा वो कहते हैं हम किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा पहली बार क्या किया गया है कि अपनी एक रचना में, उनकी रचना का नाम है जूही की कली। तो इस जूही की कली नामक रचना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा क्या किया गया है कि मुक्तक छंद का प्रयोग पहली बार किया गया है। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम क्या कहते हैं? मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में इनको जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है और मुक्तक छंद होता है। तो मुक्तक छंद का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। किस में किया गया है? तो जूही की कली इनके द्वारा रचित एक रचना है उसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए? यानी ये जो वाक्य है, बाहर देख के आओ कौन आया है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? आपका आंसर है बाहर देख के आओ कोई आया है। इसमें हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस प्रकार से होगा इसमें कि बाहर देख के आओ कोई आया है। अगर फिक्स होता है कि मोहन आया है, कपिल आया है, तो आपका तब निश्चयवाचक सर्वनाम होना था। लेकिन कोई आया है फिक्स नहीं हो रहा है, किसी निश्चित वस्तु का यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा डॉट 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 निश्चित संख्या वाचक के किस उपभेद में आता है? तो किस उपभेद में आता है? आपका आंसर होगा कि ये होता है आपका क्रमवाचक बोलेंगे इसको। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, यह गाड़ी मेरी है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यानी यह गाड़ी मेरी है, इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका आंसर है कि इसमें होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पूछा गया है आपसे। आपका आंसर होता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया
आकाश में उड़ रही है, वाक्य में कैसी क्रिया है। तो यहाँ से क्रिया पूछी गई आपसे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें। आपका सही आंसर होगा इसमें होगी आपकी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई। राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई, वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो सामान्य रूप से आप जानते हैं कि कारक कितने होते हैं, कारकों की संख्या होती है हिंदी में कितनी, 8। और इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा कि इसमें कारक होगा आपका संप्रदान कारक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लिंग कैसा शब्द है। तो लिंग जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द होता है, आपका आंसर है कि लिंग ये होता है आपका, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वह जाने का वादा कर चुका था। वह जाने का वादा कर चुका था, वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पे काल पूछा गया है आपसे, आपका आंसर होगा इसमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। पूर्ण भूतकाल किस रूप से, किस तरीके से होगा इसमें, क्योंकि वह जाने का वादा कर चुका था, पहले ही निश्चित कर दिया था, तो इसमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं। तो जो धातुओं के अंत में लगते हैं प्रत्यय, उनको कौन सा प्रत्यय कहते हैं, आपका आंसर होगा उनको कहते हैं हम कृत प्रत्यय, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग को छांटिए। तो आपको पुल्लिंग को छांटना है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा दिया गया है, यहाँ पे आपका आंसर होगा कि ये जो नीम शब्द यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है। छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, वाक्य में कौन सा अव्यय होगा। तो यहाँ पे अव्यय से सवाल पूछा गया है आपसे, आपका आंसर होगा इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग व रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वाक्य, आपका सही आंसर होगा कि ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सा लिखा जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ये जो सरकारी पत्र है ये आपका सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस स्थान पर होती है। तो सरकारी जो पत्र होता है उस पत्र में पत्र संख्या वो किस स्थान पर होती है, आपका आंसर होगा कि ऊपर दाईं ओर होती है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि ऐसा पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना एक ही साथ विभिन्न दफ्तरों और कार्यालयों में चली जाए उसे डॉट 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 कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आपका आंसर होगा उसको हम कहते हैं परिपत्र, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो भारत में जो ठगी प्रथा थी, इस ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर काल के समय काल में होता है, आपका आंसर होगा कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में बंद होती है, अंत होता है किसका, ठगी प्रथा का, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं किस क्रांति का नारा था। तो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं मतलब टैक्स नहीं, ये किस क्रांति का नारा है, आपका आंसर होगा कि ये एक प्रकार की आपकी जो अमेरिकन क्रांति हुई है ये अमेरिकन क्रांति का नारा है, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। तो क्रीमिया का जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ है, आपका आंसर होगा कि क्रीमिया का युद्ध ये हुआ है आपका 1856 में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंचायतों में सुधार के लिए सादिक अली समिति का गठन कब हुआ था। तो ये जो सादिक अली समिति है ये किस से संबंधित है, सादिक अली समिति ये पंचायतों में सुधार से संबंधित समिति है, और इस सादिक अली समिति का गठन किस वर्ष होता है, आपका आंसर होगा कि 1964 में ये समिति गठित हुई थी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला। तो कन्नड़ जो भाषा है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है, और किस वर्ष दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, आपका सही आंसर होगा वर्ष 2008 में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय जो बागवानी बोर्ड है इस बोर्ड का गठन किस वर्ष होता है,
है? आपका सही आंसर होगा कि ये 1984 में गठित हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अरुण ग्रह का हरा रंग किस कारण होता है? तो अरुण जो ग्रह है इसका रंग किस प्रकार होता है? हरा होता है। और हरा रंग क्यों होता है, किस कारण से होता है? आपका आंसर होगा कि मीथेन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और सामान्य रूप से आप जानते हैं कि वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 ग्रह हैं वर्तमान समय में। चूंकि पहले 9 ग्रह थे तो यम ग्रह को वर्ष 2006 में उसको हटा दिया गया है और वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। अरुण ग्रह का जो हरा रंग है वो मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि बन्नी ग्रासलैंड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड भारत में किस स्थान पर मौजूद होते हैं? आपका आंसर है ये होते हैं आपके गुजरात में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में स्थित 4 मठों में कौन सा मठ शिव को समर्पित है? तो शिव को समर्पित मठ कौन सा है? आपका आंसर होगा कि शिव को समर्पित मठ है यहाँ पे श्रृंगेरी मठ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है द्वैतवाद का समर्थक कौन थे? तो जो द्वैतवाद है इसके समर्थक कौन थे? आपका आंसर होगा इसके समर्थक थे निम्बकाचार्य। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका आंसर होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है कुमार गुप्त के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1025 में सोमनाथ में हुआ आक्रमण गजनबी का भारत पर कौन सा आक्रमण था? तो मोहम्मद गजनबी के द्वारा जो 1025 में आक्रमण किया गया था वो कौन से क्रम का आक्रमण था? आपका आंसर होगा ये था आपका 17वें क्रम का आक्रमण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो मकबरा शैली का जन्मदाता ये सल्तनत काल में हम किसको कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि ये कहते हैं आपके इल्तुतमिश को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अकबर ने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? तो अकबर के द्वारा अपना अंतिम युद्ध किस तिथि को यानी किस वर्ष लड़ा गया है? आपका सही आंसर होगा ये लड़ा गया है आपका 1601 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी? तो अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी भारत में? आपका आंसर होगा कि अंतिम जो यूरोपीय कंपनी थी वो आपकी स्वीडिश कंपनी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना जो राज्य है ये कब गठित हुआ है? आपका आंसर होगा कि ये गठित हुआ है आपका 2014 में, यानी 2/6/2014। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है ये कब किस वर्ष गठित होता है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2005 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि पंजाब प्रांत ब्रिटिश इंडिया में कब शामिल हुआ? तो पंजाब जो प्रांत है ये ब्रिटिश इंडिया में किस वर्ष शामिल होता है? आपका आंसर होगा ये शामिल हुआ है 1849 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ट्री मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम कैलाश सकलाना जी को जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पाउल प्रथा कौन से नंबर के सिख गुरु ने शुरू की थी? तो जो पावल प्रथा है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई है। तो कौन से क्रम के सिख गुरु थे? आपका आंसर होगा ये की गई है आपके 10वें क्रम के सिख गुरु के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि डायमेकस नामक राजदूत किस शासक के समय भारत आया था? तो
डायमेकस नामक जो राजदूत था ये किसके समय काल में भारत आया है? आपका आंसर होगा ये आया आपका बिंदुसार के समय काल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ है इसकी विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? आपका सही आंसर होगा ये मिलती है आपको हाथी गुफा अभिलेख से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल पूछी गई है आपसे, कौन सी होनी चाहिए? आपका आंसर होगा कि रबी की जो फसल है वो आपकी चना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। और धान मक्का ये खरीफ की फसलें होती है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार अवकाश लिया गया? तो पंचवर्षीय जो योजनाएं हुई हैं उनमें अवकाश कितनी बार लिया गया है? आपका सही आंसर होगा कि 3 बार लिया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद किस वर्ष हुआ था? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद ये किस वर्ष हुआ है? आपका आंसर होगा ये हुआ है 1992 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा किस वर्ष से लागू हुआ? तो एक जो उम्मीदवार है वो 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो ये किस वर्ष लागू हुआ है? आपका आंसर होगा ये जो रूल है ये नियम ये आपका वर्ष 1996 से लागू कर दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आपका सही आंसर होगा ये प्रस्तुत किया गया है हंसा मेहता जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद पंचायती चुनाव मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो आपका अनुच्छेद 243 का ओ है ये रोक लगाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति ने किस विधेयक को रोकने के लिए जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो जेबी वीटो की जो पावर है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? यानी जो दहेज विधेयक है इसके लिए नहीं किया गया, पोटा विधेयक नहीं किया गया, बेंटिक विधेयक नहीं किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ की गुफाएं कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं अवस्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब का है? तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ है, कब का है ये अधिनियम? आपका आंसर होगा कि ये वर्ष 2006 का है। गिद्ध संरक्षण अधिनियम वर्ष 2006। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? तो श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? जिस प्रकार से भारत की संसद का नाम भारत है, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है, ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका की जो संसद है उसका नाम क्या है? आपका आंसर होगा कि पार्लियामेंथुआ। ये कहाँ की संसद का नाम है? श्रीलंका की। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ब्राउजर सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना ब्राउजर कौन सा है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसी भी शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ये किया जाता है आपका Alt+X। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है पूरी स्क्रीन खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? आपका सही आंसर होगा पूरी स्क्रीन खोलने के लिए होता है आपका। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है यदि RAM बराबर 416 और ये SHAYM ये होता है इस प्रकार से होता है तो MAYA का कोड क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका? किस तरीके से करेंगे इस सवाल को? तो M का जो कोड है, M का कोड क्या दिया गया? यहाँ पे 6 दिया गया है। M का कोड होगा 6। A का कोड होगा यहाँ पे 1। M का कोड 6 है, A का कोड 1 है, Y का कोड यहाँ पे कितना दिया गया है? Y का कोड होगा यहाँ पे 7। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका 6 1 7 1। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ये रीजनिंग, अगला सवाल रीजनिंग से संबंधित है कि इससे संबंध इसका है तो इसका संबंध किससे होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है ये भी रीजनिंग से संबंधित है। यदि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखेंगे? जब आप इस सवाल को सॉल्व करते हो तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका
ऑप्शन बी सही उत्तर निकलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड नो टू लोअर, ये जो कुछ इस प्रकार से रीजनिंग का जो सवाल होता है, इसको भी आपको जब सॉल्व करोगे आप, तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या निकलना आवश्यक है, ऑप्शन डी, यानी ये आपका सही उत्तर निकलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है, किस अखबार का कथन है। आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर टैक्स लग गया है, ये जो खबर है ये किस अखबार में छपी थी, आपका आंसर होगा ये अल्मोड़ा अखबार में छपी हुई खबर थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई थी। तो रेशम कीट फार्म की स्थापना देहरादून में किस वर्ष में होती है, आपका आंसर होगा ये होती है आपकी 1958 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएस नगर में थारो की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग निवास करती है। तो आपका सही आंसर होगा कि ये करती हैं वहाँ पे 90% लोग, सर्वाधिक जो थारो लोग हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं, यूएस नगर में करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, लेंसडाउन में कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो एक कुल्ली एजेंसी की स्थापना लेंसडाउन में भी की गई थी, तो किस वर्ष होती है लेंसडाउन में स्थापना, आपका आंसर होगा कि ये 1912 में होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अन्नकूट मेला किस जनपद में लगता है। तो अन्नकूट नामक जो मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है, आपका आंसर होगा कि ये रुद्रप्रयाग में लगता है। कौन सा मेला, अन्नकूट मेला। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति किस स्थान पर है, यानी नृत्य करते हुए गणेश की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, आपका आंसर होगा कि ये मूर्ति है आपके जोशीमठ में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई थी। तो जो प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है उसकी स्थापना किस वर्ष होती है भारत में, आपका सही आंसर होगा 1858 में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन से भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड या कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा 1823 का जो भूमि बंदोबस्त हुआ है ये आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कर्ण आश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है। तो कर्ण आश्रम ये किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर है। कहाँ पे है, ये आपके पौड़ी में हो जाएगा। और किस किस पर्वत के बीच में अवस्थित है, आपका आंसर होगा कि ये हेमकुट और मणिकुट दो पर्वतों के बीच में अवस्थित है। कौन सा, कर्ण आश्रम। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, तराई पुनर्गठन अधिनियम कब का है। जो तराई पुनर्गठन अधिनियम है कि ये किस वर्ष का है, आपका आंसर होगा ये 1892 का है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली एचडीआई रिपोर्ट कब जारी हुई थी। तो राज्य में पहली एचडीआई रिपोर्ट ये किस वर्ष जारी होती है, आपका सही उत्तर होगा ये वर्ष 2019 में जारी होती है प्रथम एचडीआई रिपोर्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये हुई थी आपकी 1924 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अनिल प्रकाश जोशी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो अनिल प्रकाश जोशी इनको पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष दिया जाता है, आपका सही आंसर होगा ये दिया गया है आपका 2005 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, आपका सही आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना किस जनपद में हुई है। तो राजीव गांधी साहसिक अकादमी इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, आपका आंसर होगा कि टिहरी गढ़वाल में हुई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मैलकम हैली गो बैक, मैलकम हैली गो बैक का नारा किस सभा से दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया है, आपका आंसर होगा ये नारा दिया गया है अमन सभा के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। और अमन सभा की स्थापना किस वर्ष होती है, आपका आंसर होगा वर्ष 1930 में अमन सभा की स्थापना होती है पौड़ी में। और इसके द्वारा कौन सा नारा दिया गया है, मैलकम हैली गो बैक। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहते हैं। तो पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, आपका आंसर होगा ये कहते हैं आपके रुद्रपुर को। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन को गढ़ का अभिमन्यु किसने कहा।
तो गढ़ का अभिमन्यु उपनाम से हम किसको जानते हैं? श्रीदेव सुमन को जानते हैं। और श्रीदेव सुमन को ये उपनाम किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा कि वी.डी. पांडे के जो पांडे द्वारा दिया गया उपनाम है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चंडपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो कहाँ का प्राचीन नाम है चंडपुर? आपका आंसर होगा कि ये प्राचीन नाम है विकासनगर का। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है मुनसा भोटिया जनजाति का कौन सा आवास है? तो मुनसा जो आवास है ये किसका है? भोटिया जनजाति का आवास है ये। और किस प्रकार का आवास है? आपका आंसर होगा ये है आपका शीतकालीन आवास। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो घराटों पर जो टैक्स लगाने का सुझाव है ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा ये बेकेट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा कि कत्यूरी वंश का जो संस्थापक है वो है आपका बसंत देव। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अठोर विद्रोह किस टिहरी नरेश के समय हुआ था? तो अठोर जो विद्रोह है ये किस टिहरी नरेश के समय काल की बात है? कहाँ किस समय काल में हुआ था ये? आपका सही उत्तर होगा कि ये हुआ है आपका सुदर्शन शाह के समय काल में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मजखाली बुग्याल किस जनपद में अवस्थित है? तो मजखाली जो बुग्याल है ये कहाँ पे स्थित है? आपका आंसर होगा ये है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आपका मिल्लम ग्लेशियर है। तो ये जो मिल्लम ग्लेशियर है ये कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है? तो प्रथम प्रयाग कौन सा है? आपका आंसर होगा प्रथम जो प्रयाग है वो आपका विष्णु प्रयाग माना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में तीन टिकटी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो तीन टिकटी प्रथा का संबंध ये किस जनजाति से है? आपका आंसर होगा थारू जनजाति से। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रावण की तप स्थली बैरास कुंड किस जनपद में है? तो रावण की तप स्थली के रूप में हम किस स्थान को जानते हैं? बैरास कुंड को। और ये बैरास कुंड कहाँ पे अवस्थित है? किस जिले में है? आपका आंसर होगा चमोली जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है गोरखा के समय मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो गोरखों के समय जिस भूमि को मंदिरों को दान में दिया जाता था उसको किस नाम से जानते थे? आपका सही आंसर होगा उसको कहते थे गोंठ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में उत्तराखंड में वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये प्रश्न चेंज होता रहता है इसका डाटा। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड की चौथी विधानसभा में महिलाओं की संख्या यानी उपचुनाव के बाद कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही चौथा पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि चौथे में थी आपकी 7। ऑप्शन उपचुनाव के बाद ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राजकीय वाद्य यंत्र ये आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा राजकीय जो वाद्य यंत्र है वो आपका ढोल होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। और राजकीय वाद्य यंत्र ढोल ये कब घोषित किया गया है? तो वर्ष 2015 में किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति हेतु विधानसभा की आरक्षित सीट किस जनपद में सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की जो आरक्षित सीटें हैं वो कहाँ पे सबसे अधिक हैं? आपका सही आंसर होगा हरिद्वार में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है नाककटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाककटी रानी के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि रानी कर्णावती को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में कब विलय हुआ? तो टिहरी का विलय संयुक्त प्रांत में कब होता है? आपका सही आंसर है ये विलय होता है आपका 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है राज्य में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं उत्तराखंड में? आपका सही आंसर है ये बनाते हैं आपके 5 जिले। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो मंदाकिनी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? आपका सही आंसर होगा मंदाकिनी नदी ये अलकनंदा की सहायक नदी होगी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की किस नदी को अश्रु जल की नदी मानते हुए उसके जल को ग्रहण नहीं करते? तो अश्रु जल की नदी किसको मानते हैं और उसके जल को ग्रहण नहीं किया जाता? कौन सी नदी है? आपका सही उत्तर है ये है आपकी जो टोंस नदी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो टिहरी बांध ये कितना ऊंचा है, आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका सही आंसर है 260.5 मीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ की तप स्थली रही टिहरी शहर किस वर्ष पूर्ण रूप से डूब गई। तो जो टिहरी शहर है ये पूर्ण रूप से किस वर्ष डूबा है। आपका सही आंसर होगा ये डूबा है आपका वर्ष 2005 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।